हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी पर। आज हम क्लास 9th का हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाए और कुछ अनुभव हो जाए कि एग्जाम किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले हम कुछ निर्देश दिए हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम किस प्रकार से दिया हुआ है, किस पैटर्न से दिया हुआ है। ठीक है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा। मतलब इस प्रश्न पत्र को दो खंडों में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में वस्तु परक बहुविकल्प है और खंड बा में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। अलग जो खंड आ है उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और जो खंड बा है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है। मतलब जो टोटल प्रश्न रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, 17 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, उत्तर देना सभी के जरूरी है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। हो सके तो प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में, आपका एग्जाम करने में आसानी हो तो आपको एग्जामिनर भी नंबर अच्छे दे सके। ठीक है। खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है। उप प्रश्न मतलब एमसीक्यू टाइप के प्रश्न दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मतलब जो 10 प्रश्न है शुरू के, उसमें आपके 44 एमसीक्यू टाइप हैं, उसमें से आपको 40 ही देने हैं, 40 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगर खंड बा में बात करें तो कुल 7 प्रश्न है, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। मतलब आपको ऑप्शन भी दिया गया है कि आप कौन सा भी भर सकते हो। उसके बाद अनुसार विकल्पों का ध्यान करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर है। समझ में आ जाएगा आपको पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका आएगा एक अनुच्छेद या गद्यांश, जो आपको पढ़कर उसके उत्तर देने हैं। ये तो बहुत आसान रहता है। आइए सॉल्व करते हैं। अनुच्छेद को पढ़ते हैं और उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। मतलब एक देश के विकास के लिए शिक्षा है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। ये लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्त्रीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को ये नसीब नहीं है, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। ठीक है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद दृढ़ पूर्वक मिटा दिए जाएं। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस में एक गांव को अपना ले और प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। इससे आज के कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे। इससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र, बुजुर्ग, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकता है, तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सके और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत त्रिवल्लभ की वे पंक्तियां याद हैं जो उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा था। क्या कहा था? सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अमध्य उत्साह और कभी ना परास्त होने की हिम्मत होती है। देखिए क्या कहा गया है, मतलब आपको ये सच से समझ में आ गया होगा। ये अनुच्छेद है वो आपको किसके बारे में कहा गया है कि ये एक राष्ट्र के निर्माण के बारे में कहा गया है। एक राष्ट्र का निर्माण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है?
ठीक है। और प्रश्नों की बात करते हैं इनकी। गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित बनाने का महत्वपूर्ण आधार है। मतलब आपको मैंने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि यदि किसी राष्ट्र को विकसित बनाना है तो उसका महत्वपूर्ण आधार क्या है, उसका साक्षरता दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डैश का अभाव है। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शिक्षा का अभाव है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा कथन और अभिकारक को अनुसार। तो देखिए कथन ये क्या है, विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है। ये गलत है। विकसित राष्ट्र में समानता अधिक होती है लेकिन असमानता नहीं होती, तो ये गलत हो गया। अमीर गरीब का भेद बना रहता है, तो ये दोनों कथन गलत हैं। ये क्या है, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, तो बी आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर घा की मतलब जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, घा ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। गद्यांश में आए इन कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन कौन से तर्क सही है। मतलब विकास के लिए शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, तो ये कौन कौन से तर्क सही है इसको बताना है। बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। ये बात हमने की थी इस गद्यांश में या इस अनुच्छेद में। ठीक है। दूसरा है छात्र बुजुर्ग बीमार और विशेष अवस्था वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं, ये भी हमने ऊपर कर लिया था। तीसरा देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक दान कर सकता है, लेकिन दान वाली बात हमने नहीं पढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है। अब लास्ट देखिएगा, लास्ट आपका क्या है, अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योगदान रखता है। भाई हमने ऊपर ये भी पढ़ा है, जिसके पास उत्साह है और हिम्मत है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए पहला है अपना नसीब स्वयं बनाने की। तो ये हमने यही पढ़ा था, अपना नसीब स्वयं बनाने का कौन, जिसके पास हिम्मत है और उत्साह है। बी है अपना नसीब स्वयं बिगाड़ने की, तो बिगाड़ने की बात तो हमने इसमें की ही नहीं है। और सी है जोखिम भरे कारनामे करने की। डी है कमजोर व्यक्ति को दबाने की। तो ये इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा कि अपना नसीब स्वयं बनाने की। जिसके पास हिम्मत है वो अपना नसीब स्वयं बना सकता है। ठीक है। उसके बाद आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा काव्यांश। काव्यांश क्या होगा, काव्यांश थोड़ा मुश्किल होता है आपको, इस बार आप समझ लीजिएगा, उनके अर्थ निकालने हैं पहले, फिर आपको उनके उत्तर देने। तो आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप उनके उत्तर सटीक दे पाएंगे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा अनुच्छेद, वो बहुत आसानी से हमने उसका हल कर दिया। तो देखिए समझिएगा इसको भी। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मर करता है, लाखों लोग गगरिया फूटी खिलन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वही हुआ तट पर, तम की अमर बनाने वालों लोग की आयु घटाने वालों, लाखों करे तजर कोशिश कर, उपवन नहीं मरा करता है, उपवन कभी नहीं मरता। लूट लिया माली ने उपवन, उपवन किसने लूट लिया, माली ने लूट लिया। लूटी ना लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छोड़ा छेड़ा पर, खिड़की बंद ना हुई धूल की, नफरत वाले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता। तो ये आपका अनुच्छेद काव्यांश था, जिससे आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आइए जैसे हमने पढ़ लिया है ध्यानपूर्वक, तो इनके प्रश्नों के उत्तर दे देते आसानी से। इसी प्रकार आपके एग्जाम में ये पैटर्न रहने वाला है, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मैं सहायता करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छे से हो, क्योंकि इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं, क्योंकि आप समझ सके कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कितने अंक में आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर नए रहिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 1,
खिलौने के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने बताया कि बचपन नहीं मरता। अगर खिलौना टूट गया तो बच्चे तो रोने लगते हैं, लेकिन बचपन मरता नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। लाखों किश्तियां डूब जाने पर भी तट का वातावरण कैसा रहा है? हमने अभी बात करी है कि जो लाखों किश्तियां हैं वो डूब गई हैं, किश्तियां डूब गई हैं तट पर, लेकिन पर्यावरण का वातावरण कैसा है? देखिए, पहला है पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, दूसरा है नाविक दुख मनाने लगते हैं, तीसरा है चहल पहल पहले ही जैसी रहती है। तो इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, जो चहल पहल है वो पहले जैसे ही हो जाती है। ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इनके उत्तर आसानी से दे दोगे। ठीक है, अब हम गा की बात करते हैं जो आपसे पूछा गया है अभिकारक और कथन में। तो देखिए क्या है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है? पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते। ये तो कथन है, गलत है। गलत है, कैसे गलत है भाई? उपवन है तो पेड़ पौधे तो समाप्त हो जाते हैं, पतझड़ आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रकृति फिर से नए पत्ते और फूलों को जन्म देती है। हाँ, ये बात सही है कि जब भाई पतझड़ समाप्त हो जाता है उसके बाद नए पत्ते आते हैं, नए फूल जन्म लेती है। तो हम इसको करेंगे, पहला गलत है लेकिन कारण आ रहा है वो सही है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? उपवन को कौन लूटता है? हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, उपवन को लूटता है माली। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उपवन को कौन लूटता है? माली लूटता है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरों की कमी निकालने वाले। क्या? दूसरों की कमी निकालने वाले कविता की पंक्ति का क्या आश्रय है? ये दूसरी कमी निकालते हुए क्या करते हैं भाई? पहला है, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों। जो दूसरों की कमी निकालते हैं वो कौन है? उसकी तुलना किससे की गई है कविता में? देखो कौन सा राइट आंसर है और कमेंट करके बताओ हमें। ठीक है, इस प्रकार आपका रहने वाला है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। 4 अंक में 5 एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको। कोई भी आप जो सबसे आसान लगे आपको, तो कोई 4 एमसीक्यू आपको करके आने हैं। तो देखिए, पहला एमसीक्यू क्या है? विज्ञान में उपसर्ग बताइए। तो विज्ञान में उपसर्ग क्या है? देखो बी है। बी क्या है? उपसर्ग प्लस ज्ञान क्या है? मूल शब्द। ठीक है, तो ए का हो जाएगा, ताका ए हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? आपको पता है, पहाड़ प्लस ई ऐसे बनता है आपका पहाड़ी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय अंत में लगता है? वो आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें ई कहां है? तो ई सबसे ऊपर है। ई कहां? देखो, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, नियमित शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। जो नियमित शब्द है उससे मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। जैसा आपको पता है, नियम प्लस इत क्या बनता है? नियमित बनता है। तो ये तो प्रत्यय हो गया आपका नियम, और इत क्या हो गया? नहीं, ये तो हो गया आपका प्रत्यय और ये हो गया आपका मूल शब्द। क्योंकि तो प्रत्यय तो पीछे लगता है, तो इत इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपका। इत क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यय हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथी की बात करते हैं। इसका कहा है, निम्नलिखित काव्यों में से प्रत्येक के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला सही विकल्प चुनिए। तो देखिए क्या है, प्रत्यय प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको बताया, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। दूसरा देखिए, शब्द प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चौथा देखिए, प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो उसमें सही है वो क्या है? 2 और 4।
क्या सही है? 2 और 4, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा कि कॉलम ए और बी को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? इनको मिलाना है। मिलाना कैसे है? जैसे आपके प्रत्यय और उपसर्ग है। तो देखिए, ऊंचाई, ऊंचाई में अंतिम में क्या है? प्रत्यय क्या है? आई। ऊंचाई अंतिम में क्या लग रहा है? आई लग रहा है। सुंदरता में क्या है? सुंदरता ता है प्रत्यय, और दुकानदार में क्या है? दा। क्या है? दार। ये आपका प्रत्यय। तो आप इसमें देख सकते हो, पहले का है दूसरा, ठीक है, और दूसरे का है पहला, और तीसरे का है तीसरा। तो इसमें राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। तो हमारी मेहनत का परिणाम और फल जरूर दीजिएगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको समास पूछे जाएंगे, 5 विकल्प दिए जाएंगे और आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या बोला मैंने आपको? समास है वो आपके 4 नंबर में आएंगे, लेकिन आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आपको किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपको आसान लगे। पहला देखिए, सुख और दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा। समास विग्रह मतलब समास को अलग अलग करना। सुख और दुख, ये राइट आंसर हो जाएगा। सुख और दुख क्या है? इसका समास विग्रह है। दूसरा देखिए, विद्यालय समस्त पद में समास होगा। तो विद्यालय है, उसमें अगर उसे जोड़ दिया जाए तो ये कौन सा समास होगा? तो ये आपका अव्ययभावी समास होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। गाढ़ जिसको बोलते हैं, जिस समास में पहला पद संज्ञावाची है उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्विगुवाची संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो जिसकी संज्ञा पहली हो, जैसे त्रि, त्रि या पंच, इस प्रकार की संज्ञा की बात की जाए तो वो द्विगु समास में आता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरे का डी हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। घाड़ा जिसको बोलते हैं, देखिए क्या है? निम्नलिखित समासों में अव्ययभावी समास के उदाहरण। अव्ययभावी समास मैंने आपको बता रहा हूं अभी। देखिए, पहला है दिन और रात। जैसे कि हमने आपको बताया, दिन, अगर ये एरो आ जाए जैसे दिन रात, माता, और ये एरो आ गया पिता, तो ये किसमें आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, अभी वैसे हमने किया था, देखो मैं लिख देता हूं, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जैसे हमने ऊपर किया था, माता पिता आ जाए, रात दिन आ जाए, इस प्रकार आपको ये किसमें आ जाएगा? आपका ये आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। दूसरा देखिए, पंचतंत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली संज्ञा संज्ञात्मक हो, पहला शब्द संज्ञात्मक हो, संज्ञा से मिलता हो, तो ये द्विगु समास में आ जाएगा। तो ये तो अव्ययभावी समास का होगा नहीं। तीसरा देखिए, आजीवन। ये बिल्कुल है अव्ययभावी समास का उदाहरण। आजीवन होता है जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। और भरपेट होता है पेट भर। पेट भर आपको खाना दिया जाएगा, भरपेट आपको खाना दिया जाएगा। इस प्रकार ये अव्ययभावी समास के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 और 4। 3 और 4 पे आप टिक कर देंगे और सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, कॉलम ए और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको यहां मिलान करना है और चयन कर लेना है। तो देखिए, त्रिमूर्ति, जैसे कि हमने आपको ये बताया कि पहले संज्ञा, अगर पहले शब्द संज्ञात्मक होगा तो वो द्विगु समास में आ जाएगा। तो पहला का पहला हो जाएगा। और हार और जीत, जैसे हमने बताया, यदि ये शब्द आ जाएगा तो वो द्वंद्व समास के अंदर आ जाएगा। और प्रेमपूर्ण, तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो समझ आ रहा है आपको समास किस प्रकार से आपको करना है? इस प्रकार आपके नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? पहले का हमने मिलाया पहले से, और दूसरे का मिलाया हमने तीसरे से, और तीसरे का मिलाया दूसरे से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, जो आपसे 4 नंबर पूछा जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, 5 एमसीक्यू दिए जाएंगे। किसी 4 विकल्पों का आपको उत्तर देना है। तो देखिए, पहला क्या है? वाक्य का प्रकार बताइए। सुविंदर, सुविंदर पौधे में पानी नहीं डाला रहा है। जो सुविंदर है, जो व्यक्ति है, वो पौधों में पानी नहीं डाल रहा है। तो कौन सा वाक्य का भेद है? तो निषेधवाचक। कौन सा वाचक? निषेधवाचक का है।
निषेधवाचक इसमें कहा है, देखो इसमें निषेधवाचक है डी। क्या है? डी। क्योंकि जिसमें नहीं आ जाए, जिस वाक्य में नहीं आ जाए वो निषेधवाचक हो जाएगा। इसका पहचान रख लीजिएगा क्योंकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, और ये आपके एमसीक्यू टाइम में सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस वाक्य में नहीं की बात की जाए तो वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, वाक्य का प्रकार बताइए, नववर्ष मंगलम हो। ये क्या है? आपकी इच्छा है कि नववर्ष मंगलम हो, तो ये आपका इच्छावाचक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिख देना है। तीसरा देखिए, 1 मार्क्स पूछा गया आपसे, तुम प्रथम आओ। इस वाक्य को विसमय बोधक वाक्यों में लिखा जाएगा। विसमय बोधक में कैसे लिखे भाई? तुम प्रथम आओ। देखो मैं विसमय बोधक की आपको पहचान बता देता हूं। विसमय बोधक होता है इस प्रकार से, आपको बता दिया जाएगा, या फिर कोई अजीब तरीके की जाएगी, वाह, अरे वाह, ऐसे बातें की जाएंगी तो विसमय बोधक में आ जाएगा। तो इसमें देखिए विसमय बोधक कौन सा है? तो उसमें है राइट डी। क्या है? राइट डी। वाह, तुम प्रथम आए हो, ये क्या हो जाएगा? विसमय बोधक वाक्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें गा की, तो क्या है इसमें? जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद होता है? जहां कार्य नहीं होता। मैंने आपको बताया जैसे जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए तो वो निषेधवाचक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? देखिए चौथा और लास्ट, 5वां और लास्ट वाक्य देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जो जिसमें प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाए। तो आपको देख लेना किसमें प्रश्न पूछा गया है। वाह, तुम्हें बहुत चोट लग गई है, ये तो प्रश्न नहीं पूछा गया, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है। दूसरा देखिए, क्या ट्रेन देर से चल रही है? यह प्रश्न है, तो ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आपको अलंकार पूछा जाएगा। 4 अंक में पूछा जाएगा, 5 आपको एमसीक्यू दे जाएंगे। जो आपको लगता है आसान उसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 नंबर आपसे अलंकार पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्या है? नीलकमल सा शांत हृदय था रो रहा। मैं आपको बता दूं, इसमें सा आ जाए, सी आ जाए, क्या आ जाए? सा आ जाए, सी आ जाए, वो उपमा अलंकार में आ जाता है। तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कमल मुख सुंदर लगता है। क्या? कमल मुख सुंदर लगता है, तो ये रूपक अलंकार में आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ, तो ये कौन सा अलंकार है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिसमें एक शब्द 2 बार आता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे देखो इसमें आया मैंने उत्तर दिया, इसमें मैंने उत्तर दिया मतलब मैंने जवाब दिया, लेकिन वो कह रहा है उत्तर की ओर जाओ। उत्तर मतलब दिशा की ओर जाओ। उत्तर 2 बार प्रयोग किया लेकिन उनका शब्द अलग है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण पहचानिए। अब आपको एक अलंकार का उदाहरण पहचानना है जो यमक हो। तो यमक अलंकार की मैंने आपको पहचान बनाती है, आप पहचान लीजिएगा। देखो मैं पहचान करके बताता हूं। इसका राइट आंसर बी होगा। कैसे? भूखमरी की समस्या का हल। क्या पूछा? पहला सेंटेंस क्या है? भूखमरी की समस्या का हल, मतलब भूखमरी आई है, उसकी समस्या का हल क्या है? हल मतलब सॉल्यूशन। और आगे क्या बोला है? हल चलाने में है। क्या? हल। हल मतलब जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शब्द आया, 2 बार आया, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। समझ में आया आपको? लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। जब एक शब्द, एक वाक्य में एक शब्द कई बार रिपीट होता हो, एक अक्षर कई बार आता हो, तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझ आया? इस प्रकार आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, जो पूछेंगे आपसे 5 नंबर में एमसीक्यू।
5 नंबर में एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वो भी आपके पार्ट के आधार पर पूछे जाएंगे। आपको कोई भी चैप्टर का एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाएगा और आपको उसको पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहां कभी सम्मेलन होने लगे पर हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1993 में आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, जहां पर हिंदी का भी प्रचार चलता था। तभी सम्मेलन होते थे। कांग्रेस से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओर जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। हमको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उनमें। ठीक है। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे एक चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। तो ये आपको एक चैप्टर से उठाकर दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपसे चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपको एक अनुच्छेद भी दिया गया है याद करने के लिए, तो आप इनका प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे दोगे। तो देखिए उत्तर देते हैं इसमें क्या है। पहला देखिए कवर करते हैं। पहले में क्या आएगा आपका? पहला प्रश्न क्या है? लेखिका आनंद भवन क्यों जाती थी? तो लेखिका है वो आनंद भवन जाती थी, क्यों? पहला देखिए, हिंदी का प्रसार करने के लिए, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए, कवियों को सुनने और देखने के लिए, आनंद भवन का भ्रमण करने के लिए। तो हमने ऊपर पढ़ा था कवि सम्मेलन का में भाग लेती थी और कई सारे पदक भी प्राप्त करती थी। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि वो कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाती थी। दूसरा देखिए, आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा किन चीजों का प्रमुख केंद्र था? तो जो आनंद भवन है वो कवि सम्मेलन के अलावा किस चीज का प्रमुख केंद्र था? तो कवियों के स्वागत का, स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का, स्वतंत्रता आंदोलन के समापन का, विद्यालय के कार्यक्रमों का। तो किसका था वो आपको चैप्टर के अनुसार मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका के कारण होते थे। जो लेखिका है वो अपनी बारी का इंतजार करती है कि कब मेरी बारी आए, मैं कब कविता सुनाऊं। ठीक है। तो ये क्या है उसका? ये उसका उत्साह है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। जिसके पास क्रोध होगा वो तो कभी इंतजार करेगा नहीं, तो क्रोधी बहुत बेकार होता है। और दुखी, जो भाई जैसे दुख होता है कि भाई मेरी बारी आ गई, तो ऐसा तो लेखक के साथ था नहीं, लेकिन उत्साह था, उनके साथ बेचैनी होती थी। इस पर आप लगा सकते हो। वहां देखिए, हमको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। गद्यांश के अनुसार कविता अनुसार पंक्ति का आश्रय क्या है? मतलब वो कह रही है कि मुझको मतलब हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था। इसमें क्या अर्थ है? तो मतलब क्या देखिए क्या अर्थ है इसका? लेखिका कक्षा में अधिकतर प्रथम आती थी। कक्षा की तो बात ही नहीं की गई। लेखिका कक्षा में कभी कभी प्रथम आती थी। लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतम प्रथम आती थी। तो उसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि वो कवि सम्मेलन में जाती थी तो उसे प्रथम पुरस्कार मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि वो प्रथम आते थे, इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिलता था। तो देखिए लास्ट देखिए, लेखिका को चांदी का कटोरा डैश मिला था। चांदी का कटोरा मिला था उसे, किसको? लेखिका को। इसलिए मिला था सत्याग्रह में भाग लेने के लिए? नहीं। पहली कमाई के रूप में? निंदा के कारण दान में? नहीं। कविता के लिए उपहार में? किसी ने उसे गिफ्ट दिया था। गिफ्ट मतलब उपहार बोले तो उसका एक प्राइज जो उसने जीता था। ठीक है। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो आपके चैप्टर के आधार से होंगे। ठीक है। सालिम अली की ख्याति किस रूप में थी? तो सालिम अली थी, कौन थे वो? सालिम अली पक्षी विज्ञानी थी। क्या थे? पक्षी विज्ञानी थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका देखिए, लड़कोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों से पिछड़ जाने का कारण, वो अपने लेखक थी तो अपने साथियों से बिछड़ गई। किस कारण बिछड़ गई थी? क्योंकि उनका घोड़ा था वो, पहला देखिए, सुस्त घोड़े के कारण मार्ग भटक जाना, बीमार होने के कारण मार्ग भटक जाना, पांडुलिपि पढ़ने में व्यस्त हो जाना।
पांडुलिपि करने में व्यस्त हो जाना। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पांडुलिपि पढ़ने में व्यस्त हो जाने के कारण वो क्या हो गई थी, पिछड़ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो आपके काव्यांश से उठाया जाएगा और आपका पढ़ा लिखा हुआ होगा, उससे आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या है, हसमुख हरियाली हिम आल्य, सुख से आल्य सोए, भीगी अध्याय में निशी की, तारक स्वप्नों में खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नील कब आगाछन, निरूपम हेवांत सुगंधित शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो यहाँ पे एक चैप्टर से लिया गया, उसके पर आपके प्रश्न पूछे गए। तो इसमें पूछा गया, हरियाली की तरह कौन अलसाकार सो गई। तो हरियाली की जगह कौन सो गया, हिमालय सो गई थी। तो सर्दी की ओस, सर्दी की धूप, सर्दी की हवा, सर्दी की सुबह, तो कौन सो गई थी, तो सुख से निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम है, उसे पन्ना रत्न भी कहा जाता था। तीसरा देखिए, गांव इसको बोलते हैं, गांव को कितने अपने आवरण से ढक लिया। जो गांव है उसे किसने अपने आवरण से ढक लिया था। तो पहला है सुंदर तारों ने, विशाल सूर्य ने, नीले आकाश ने, उसके बाद लाल किरणों ने। तो आप देखते हो चैप्टर के आधार पर है। उसके बाद पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आमन के आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप अपने चैप्टर से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्षितिज के आधार पर। मेघ के बंटन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन हुए। हवा आई, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, चलना बंद कर देती थी, नहीं जब मेघ आया तो चलना बंद कर दिया। दूसरा धूल उड़ाती, पीछे पीछे चलती थी, नाचती गाती थी, आगे भी जाती थी, तूफान और ब्रह्मांड लाती थी। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद आपके चैप्टर से लिए गए हैं, वो आपके 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% ये आएंगे। ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपका एग्जाम आने वाला है। तो ये प्रश्न आएंगे 2-2 मार्क्स के। उसके बाद ये आपके 3-3 मार्क्स, 2-2 मार्क्स से होंगे। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आप देख लीजिएगा ये कौन कौन से प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद आपसे 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा, जो 6 नंबर में दिया जाएगा। तो आपको एक अनुच्छेद लेखन भी कर देना है। उसके बाद एक विषय पर आपको अधिकारी जी को पत्र लिखना है। तो 5 नंबर में आपसे पूछा गया अधिकारी जी को पत्र, तो आपको वो भी करना है। उसके बाद आपको लघु कथा करनी है, जो आपके 5 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको 17वां प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा, आपको उसमें संवाद करना है प्रदूषण समस्या को 2 छात्रों के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एग्जाम रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।